देखा ये रुतबा आपकी नालैन का, या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का। अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का, आपके तलवों की नरमी फर्श पर महसूस की। मैंने जब भी नक्श देखा आपकी नालैन का, आपकी खिदमत का मुझको काश मिल जाता शरफ, बांधता हाथों से तस्मा आपकी नालैन का। हश्र में जब लोग चूमे आपका दस्ते करम, सब से छुप कर लूं मैं बोसा आपकी नालैन का। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा आसिम और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया एपिसोड इनाम रमज़ान में। जब हम बात करते हैं इनाम रमज़ान की तो जब रमज़ान ये जो है ख़ुद भी हमारे लिए एक नेमतों और रहमतों और बरकतों का महीना है और ये हमारे लिए इनामात ही हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए उतारे हैं अपने पास से। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि हम उस रास्ते की बात करने वाले हैं कि जिस पर चलकर हम अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकते हैं, जो कि है सिरात मुस्तकीम का रास्ता। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक बंदगी साहब, जो कि आलिम दीन भी हैं और वाइस चेयरमैन इत्तेहाद उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान के हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, आज हम बात कर रहे हैं सिरात मुस्तकीम पर। सिरात मुस्तकीम वो दुआ है जो हम अपने लिए भी मांगते हैं और अपनी औलाद के लिए भी मांगते हैं और आगे आने वाली तमाम नस्लों के लिए भी मांगते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस बताइए कि इसकी इम्पोर्टेंस इस्लाम में क्या है और क्यों ज़रूरी है सिरात मुस्तकीम को अपनाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना कोई एक रोड मैप बनाना ज़रूरी है और कोई ऐसा रास्ता मुतय्यन करना ज़रूरी है कि जिसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारे और फिर ये कि वो अपनी कोई मंजिल मकसूद बनाए, मुतय्यन करे
और उसका दुरुस्त रास्ते का इंतखाब भी करे ताकि वो अपनी उस मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। इंसान की मंजिल मकसूद क्या है? इंसान की मंजिल मकसूद है अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह की इताअत करना, और फिर उसके बाद अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के ज़रिए इंसान पहुँचेगा जन्नत के अंदर। अब ये जो अल्लाह की रज़ा को पाना है और फिर जन्नत तक जाना है, यहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता दरकार है उसको कहा जाता है सिराते मुस्तकीम। इसीलिए अगर आप बग़ैर कोई अपने लिए निसाब मुकर्रर किए, रास्ते का तयन किए बग़ैर चलते रहेंगे तो आप मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचेंगे, आप भटक जाएंगे इधर उधर और आप किसी गलत सिमत पर निकल जाएंगे। अल्लाह ताला ने ख़ुद हमारे लिए यह रास्ता मुकर्रर कर दिया और ये रास्ता इतना अहम तरीन है कि आप देखें कि मुसलमान हर नमाज में और हर रकत में, यानी हर नमाज में सिर्फ़ एक बार नहीं, अगर किसी नमाज में वो 4 रकात पढ़ता है तो वो 4 मरतबा ये दुआ मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये इतना ख़ास और इतना अहम था कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के अंदर हर नमाज के अंदर सिराते मुस्तकीम को शामिल फरमा दिया। बंदों के लिए इतना ज़रूरी है सिराते मुस्तकीम कि वो दिन में कई मरतबा जब भी अल्लाह के सामने खड़े होते हैं नमाज़ पढ़ने तो उसमें वो ये दुआ मांगते हैं कि हमारे लिए सिराते मुस्तकीम हो। अच्छा, सिराते मुस्तकीम कहते किसको हैं? सिराते मुस्तकीम दर हकीकत शरीयत के रास्ते को कहते हैं। वैसे लफ्ज़ी माना तो है सीधा रास्ता। अब वो सीधा रास्ता आप उसकी किसी भी तरह की कोई तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन मुराद इससे है शरीयत का रास्ता, यानी आप शरीयत मुतहरा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो वो कहलाएगा सिराते मुस्तकीम। और अहमियत इसकी ये है कि हर नमाज में अल्लाह से मांगते हैं हम। अच्छा, मांगते हैं तो तवज्जो भी दरकार है। जब हम ये मांगते हैं अल्फाज में तो कह देते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तवज्जो चाहिए कि कुरान ख़ुद उस रास्ते को बताता भी है कौन सा रास्ता है, फिर उस पर चलना भी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़बान से एक जुमला और कलिमा कह दिया बस काफ़ी है, बल्कि ये हर नमाज में शामिल करने का मकसद ये है कि मुसलमान उस रास्ते को पहचाने। अब आते हैं हम उसको पहचानने की तरफ। है तो ये शरीयत का रास्ता है, उसको कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब पहचानेंगे तो तब उस रास्ते पे चलेंगे ना। अब सुन तो रखा है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुनते हैं हम लोग, लेकिन उसकी हकीकत को जानना, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखना और फिर उसके मुताबिक उसको अपना लेना, उस पर चलना, तब जाकर वो कारगर है और आप मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। अब सिरात मुस्तकीम को कैसे पहचानेंगे? उसको अल्लाह ताला ने इसी सूरह फातिहा में, जिसमें हम दुआ मांगते हैं, दूसरी आयत में ज़िक्र किया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। फरमाया कि सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। अभी फिर बात मुबहम रह जाती है कि अल्लाह ने किन लोगों पर इनाम फरमाया है, क्योंकि वो भी जब वजाहत आएगी हमारे सामने तो फिर हम देखेंगे अच्छा अल्लाह ने इस बंदे पर इनाम किया तो देखें कि ये कौन से रास्ते पे चला है, इसका मतलब है इसका रास्ता सिरात मुस्तकीम होगा, क्योंकि अल्लाह ने ये बता दिया है कि सिरात मुस्तकीम उनका रास्ता है जिन पर अल्लाह इनाम फरमाता है। तो कुरान किसी चीज़ को मुबहम छोड़ता नहीं है, दूसरे मकाम पे उसकी वजाहत कर देता है। अब हम जब कुरान में आगे चलते हैं तो आगे एक मकाम पर जाकर अल्लाह ने उन इनाम याफ्ता बंदों की वजाहत फरमाई ताकि वो रास्ता मुतय्यन हो, बंदे भी मुतय्यन हों, हमें पता चले ये जो बंदे अल्लाह ने बताए हैं इन पर अल्लाह ने इनाम किया था और ये सिरात मुस्तकीम पे थे, सो उनका रास्ता अपनाना ही सिरात मुस्तकीम हो जाएगा। अब वो इनाम याफ्ता बंदे कौन से हैं उसका जिक्र अगले मकाम पर फरमाया, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाह। फरमाया वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, जो इनाम याफ्ता है और जिनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। फरमाया मिनन नबिय्यीन, उन पे उस कैटेगरी में सबसे पहले मर्तबे पर जो लोग आते हैं ना वो अम्बिया हैं। अम्बिया का रास्ता सिरात मुस्तकीम का रास्ता होगा। फिर उसके बाद फरमाया वस्सिद्दीकीन, फिर फरमाया वश्शुहदा, फिर फरमाया वस्सालिहीन। ये 4 किस्म के लोग कुरान ने बयान किए हैं कि ये वो हैं कि जिनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। सर फहरिस्त अम्बिया हैं, वो अल्लाह से बराह रास्त तालीमात लेते हैं, उन लोगों को सिखाते हैं आगे।
फिर उसके बाद सिद्दीकीन हैं, यानी जो सच्चे लोग हैं, और सिद्दीकीन में सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। उसके बाद है शुहदा। शुहदा भी वो लोग होते हैं जो अल्लाह की राह में जान दे देते हैं, यानी शुहदा वो होते हैं जो सिराते मुस्तकीम पर कायम रहते हुए इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं कि अपनी जान का भी नजराना दे देते हैं। और उसके बाद है वस्सालिहीन। सालिहीन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो औलिया भी कहलाते हैं, जो मुत्तकीन भी कहलाते हैं। कुरान ने उनको अलग अलग लफ्ज़ों से याद किया हुआ है। सालिहीन कह दिया यानी अमल सालेह करने वाले सालिहीन। अच्छा, अब हमारे सामने जो ज़्यादातर मिसाल मौजूद हो सकती है, अंबिया गुज़र गए, इसी तरह सिद्दीकीन, शुहदा भी खाल खाल हमें नज़र आएंगे, लेकिन सालिहीन का जो तज़किरा है, जो आखिरी हिस्सा है, तो सालिहीन की पहचान हम कर सकते हैं। और सालिहीन की पहचान करने के लिए कुरान करीम ने उसके मुख्तलिफ़ पैमाने बताए हैं। कुरान करीम में जगह जगह अमल सालेह का तज़किरा आता है, और अमल सालेह से मुराद ये होती है कि आप शरीयत के मुताबिक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारें। मिसाल के तौर पर आप जो है वो तिजारत कर रहे हैं, तो तिजारत में सालिहीन वो लोग कहलाएंगे जो रिस्क हलाल कमाएं, उस रिस्क को कमाने में कोई नाजायज़ ज़राए ना हो आमदनी के, उस रिस्क को कमाने में कोई सूद का ज़रिया ना हो, उस रिस्क को कमाने में किसी के साथ खयानत ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो, उसमें झूठ फरेबकारी शामिल ना हो, नाप तोल में कोई कमी ना हो, चीज़ों के अंदर मिलावट करना ना हो। ये बंदा सालिह कहलाएगा अपनी तिजारत के अंदर। चूँकि अब शोबा जात है ना कि आप जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में अगर शरीयत के मुताबिक काम कर रहे हैं तो आप सालिहीन में आएंगे, और यही सिरात मुस्तकीम है। तो अगर तिजारत के शोबे में चले गए, उसमें मुकम्मल दयानतदारी होनी चाहिए, कोई खयानत, कोई मिलावट, कोई धोखा, किसी का कोई इस्तेहसाल, इसी तरीके से जो है वो माल का स्टॉक करना, ये तमाम चीज़ें जिसमें लोगों को नुकसान पहुंचाना हो, ये उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई शख्स इस अंदाज से तिजारत करता है, वो सालिह शख्स है और वो सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है। इसी तरह आ जाइए आप लोगों के साथ मामलात में, मसलन आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोस में लोग रहते हैं, तो पड़ोसियों के साथ आपका रवैया क्या है? आप पड़ोसी का हक़ उस पहचानते हैं, आप उसका ख्याल करते हैं, आप उसके दुख दर्द में शामिल होते हैं, आप उसको अज़ियत तो नहीं पहुंचाते हैं, आप उसके लिए कोई तकलीफ़ का सबब तो नहीं है। अगर आपका पड़ोसी आपके शर से महफूज है और आपसे खुश है, तो इसका मतलब है कि आप अपने पड़ोसी के हुकूक के एतबार से अमल सालिह इख्तियार किए हुए हैं और सालिहीन में हैं, और ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। फिर इसी तरह आ जाइए अपनी फैमिली के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर। अब वहाँ अमल सालिह क्या होता है कि आप किसी रिश्तेदार से कता ताल्लुक़ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ आम तौर पर लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं जी दूसरों से बड़े अच्छे ताल्लुकात है, कहते हैं रिश्तेदार तो हैं ही ऐसे, उनसे हमारा अच्छा ताल्लुक़ नहीं है, उनसे हमने ताल्लुक़ तोड़ दिया। ये अमल सालिह नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करना अल्लाह को सख्त नापसंद है। अब ये शिकवा तो हर एक को रहता ही है कि भाई रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, हमारे साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया कि उनसे ताल्लुक़ नहीं तोड़ना, हो सकता है उनमें ख़राबी हो और तुम्हें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है। तो यहाँ अमल सालिह ये है कि आप दूसरों की तकलीफ़ को दरगुजर करते हुए उन रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ के रखेंगे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, और ये अमल सालिह भी है और ये आपका सिरात मुस्तकीम भी है। इसी तरह आप फैमिली में आ जाइए, वालिदैन की तरफ, बहन भाइयों की तरफ, बहन भाइयों से उसने सलूक करें, फैमिली वालों से उसने सलूक करें। अब जो आपसे मर्तबे में बड़े हैं, दर्जे में, मसलन आपके वालिदैन, तो इस्लाम और सिरात मुस्तकीम ये है, अमल सालिह ये है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। आपसे जो बड़े हैं ना उम्र में, उनके साथ अदब से, एहतराम से पेश आएंगे आप, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो बड़ों का अदब नहीं करता, और इसी तरह हुजूर फरमाते हैं वो हम में से नहीं जो छोटों पर शफकत नहीं करता। इसी का नाम अब अमल सालिह है कि आप अपने बड़ों के साथ क्या रवैया रखते हैं, आप अपने वालिदैन के साथ क्या रवैया रखते हैं, उनका हक़ अदा करते हैं नहीं करते, उनके साथ सिला रहमी करते हैं नहीं करते, जो आपसे छोटे हैं उन पर शफ़क़त का मामला करते हैं नहीं करते। अगर करते हैं तो ये अमल सालिह है, आप सालिहीन में से हैं और आप सिरात मुस्तकीम पर चल रहे हैं।
अच्छा, फिर इन आमाल से बाहर निकलते हुए अब बात आ जाती है इबादत की तरफ, क्योंकि ये तो लोगों के साथ मामलात थे आपके अमल साले के, और इसी को सिरात मुस्तकीम की कैटेगरी में जो है वो शामिल किया जाता है। फिर आ जाइए इबादत की तरफ। इबादत का मामला सबसे अहम जो है वो फ़राइज़ और वाजिबात है, याद रखिएगा, फ़राइज़ और वाजिबात, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुस्तहब्बात की तरफ जाते हैं। मुस्तहब्बात से मुराद ये होती है कि एक चीज़ शरीयत ने आप पर लाजिम नहीं की है, बल्कि वो अच्छी है और आपको इख्तियार दिया है कि आप करेंगे तो आपको उस पर अजर और सवाब है, नहीं करेंगे तो पूछ गछ भी नहीं है, क्योंकि उसको शरीयत ने लाजिम नहीं रखा है। तो मुस्तहब्बात की तरफ बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन वो फ़राइज़ और वाजिबात को नज़रअंदाज करते हैं, और फ़राइज़ और वाजिबात ही सिरात मुस्तकीम है, याद रखिएगा। शरीयत मुतहरा के अंदर फ़राइज़ से मुराद जो चीज़ें अल्लाह ने आप पर फ़र्ज़ कर दी हैं, मसलन 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है, सो हर हाल में आपको वो नमाज पढ़नी है, और इसी को सिरात मुस्तकीम कहा गया। अगर आप फ़राइज़ की पाबंदी नहीं करते हैं, मुस्तहब्बात की तरफ जाते हैं, तो आप सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। वाजिबात, जो चीज़ें वाजिब कर दी, थोड़ा सा नीचे का दर्जा होता है, उसी के साथ साथ ही चलता है। जो चीज़ें शरीयत ने फ़र्ज़ कर दी, जो चीज़ें शरीयत ने वाजिब कर दी, उन पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का नाम सिरात मुस्तकीम है। अच्छा, अब आखिरी मरहले की तरफ आ जाइए कि जो चीज़ें शरीयत ने हराम कर दी, क्योंकि हराम चीज़ों की तरफ जाना, शरीयत की हराम करदा चीज़ों को छूना, उन्हें इख्तियार करना, ये भी सिरात मुस्तकीम से हटना है। तो जो चीज़ें हराम कर दी हैं उनका भी आप मुकम्मल बाइकाट रखेंगे, आप उनको नज़रअंदाज करेंगे, उनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब आप इसको भी अपनाकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो अब आप सिरात मुस्तकीम पर आ जाएंगे। यानी सिरात मुस्तकीम का रास्ता मुकम्मल होता है फ़राइज़ और वाजिबात पर अमल करना, हराम करदा चीज़ों को छोड़ देना, और इसी तरह जिस जिस मामले में आप काम करते हैं उसमें जो शरीयत ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक चलना, इसका नाम सिरात मुस्तकीम है। अब आखिर में मैं ये अर्ज़ करूं कि जब शरीयत की बात हम करते हैं, सिरात मुस्तकीम की बात करते हैं, तो अक्सर लोग उनको ये मुश्किल मरहला नज़र आता है कि इन चीज़ों को हम कैसे अपनाएं। तो देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में जो भेजा है उसकी आजमाइश रखी है। सिरात मुस्तकीम पे चलना बज़ाहिर तो बहुत आसान सी बात थी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, इसलिए कि आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी। जब आप सीधे रास्ते पर चलेंगे, शरीयत के रास्ते पर चलेंगे, तो रुकावटें आएंगी। रुकावटें मुख्तलिफ़ तरह की हैं। कभी आपकी ख्वाहिशात आड़े आ जाएंगी, आपकी ख्वाहिशात ये चाहेंगी कि आप ये करें, लेकिन वो अगर आप ख्वाहिशात पे चलते हैं तो सिरात मुस्तकीम से हटते हैं। कभी रास्ते में शैतान आपको गुमराह करने के लिए आएगा, तरह तरह की दुनिया की ज़ेबाइश और नुमाइश और दुनिया की खूबसूरती, ये चीज़ें मुज़य्यन करके, खूबसूरत करके आपके सामने पेश करेगा, और ये भी आपके सिरात मुस्तकीम में रुकावट डालने के लिए आएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम को ख्वाहिशात के पर्दे में डाला हुआ है। यानी आप अगर ख्वाहिशात को पूरा करते चले जाएं, ख्वाहिशात के पर्दे उठाते चले जाएंगे, तो आप जहन्नुम के करीब जाएंगे, और यह रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं है। हाँ, जो रास्ता जन्नत को जाता है वो है सिरात मुस्तकीम, और उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत तो तलवारों के साए में है। मतलब ये एक मिसाल दी है समझाने के लिए कि जिस तरह तुम्हारे ऊपर कोई हथियार लेके खड़ा होता है, तुम्हें खौफ होता है और तुम्हें लगता है कि बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे ऊपर हथियार लेकर खड़े हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत में जाने का रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे तुम्हारे ऊपर कोई हथियार लेकर खड़ा है, तलवारों के साए में है। यानी सिरात मुस्तकीम पर चलोगे तो तुम्हारे रास्ते में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। एक मुसलमान ने जो अपना कॉन्सेप्ट बना लिया ना, वो बना लिया है एक आसान ज़िंदगी का, एक सहूलत वाली ज़िंदगी का, जो फैसिलिटीज़ से भरी हुई हो, कोई मुश्किलात ना हो। तो असल में ये जो नुक्ता नज़र है ना, ये उसको सिरात मुस्तकीम से हटाता है। मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा अपना ये ज़हन रखे कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है, तो सहूलत आसानी नहीं, वो भी किस्मत से मिल सकती है, लेकिन नज़रिया ये होना चाहिए कि मेरी आजमाइश होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, फरमाया हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम तुम्हारी आजमाइश करें, तुम में से कौन अच्छा अमल करता है, कौन अच्छे रास्ते पर चलता है। तो मुसलमान के साथ तो आजमाइश है, उसको तो आजमाइश से गुजरना है। तो अगर सिरात मुस्तकीम पर चलना है तो आजमाइश होगी,
फिर आपको ये जहन बनाना चाहिए कि मुझे जो है इसमें कोई मुसीबतें भी आ सकती हैं, परेशानियां भी आ सकती हैं, मुझे कहीं अपनी ख्वाहिशात को भी रोकना होगा, मुझे जो है गलत रास्ते से भी अपने आप को बचाना होगा। वो पूरा एक जहन बनाकर आप चलेंगे तो फिर आप एक मर्द मुजाहिद बन सकते हैं और सिराते मुस्तकीम के मुजाहिदीन में आपका शुमार हो जाएगा, और फिर आप इस रास्ते पर चलते हुए सीधा जो है वो जन्नत तक जा सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत खूब फरमाया आपने मुफ्ती साहब कि हमारी ये जो दुनिया है ये हमारे लिए एक एग्ज़ामिनेशन हॉल ही है, जहाँ पर हम सब इम्तिहान दे रहे हैं। कहीं कोई पेंसिल से दे रहा है, कहीं कोई पेन से दे रहा है, कहीं कोई सोने के कलम से दे रहा है, लेकिन सब इम्तिहान की ही पोजीशन में है। और इसी पे चलते हुए जितनी आप मेहनत करेंगे इस इम्तिहान के लिए, जितनी आप अच्छा उसमें परफॉर्म करेंगे, वही आपका जन्नत और दोज़ख, आपका आखिरत का जो आपका फ़ाइनल डेस्टिनेशन होती है जन्नत और दोज़ख, वो इसको डेस्टिनी करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, आपने इतनी सैर तलब गुफ्तगू करी और हमें कितने आसान अल्फाज में आपने समझा दिया कि सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलना कैसा होगा, किस तरह से है। इसमें नाज़रीन हम एक और भी चीज़ इसमें ऐड करते चलें इस सेगमेंट के साथ कि सिरात मुस्तकीम पे चलना बिल्कुल एक तरह से देखा जाए आसान भी है, लेकिन क्योंकि हम सब इसमें आजमाइशों से गुज़रते हैं तो यकीनन हम सब की डेस्टिनेशन जो है वो हमारी जन्नत होनी चाहिए। और इसमें जो शामिल है वो अल्लाह की खल्क भी शामिल है, जिसमें चरंद परिंद भी शामिल हैं, जिसमें हमारे पेड़ पौधे भी शामिल हैं। इनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी सबक के साथ, इस छोटी सी नेकी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ, जो कि है मेहमान रमज़ान। उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे सेगमेंट मेहमान रमज़ान में, वो एक ऐसी फील्ड से हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके बगैर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग ज़रा थोड़े से उसको निगलेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो समझते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को वो यकीनन समझते होंगे कि उसके बगैर हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो मिलते हैं हम डॉक्टर सना नजमुल से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। आपका थोड़ा सा इंट्रो मैं दूँ। डॉक्टर सना नजमुल जो है वो डेंटिस्ट हैं और ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। इसके अलावा उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं, बिज़नेस के हवाले से भी हैं और उस पर भी हम बात करते हैं। जी डॉक्टर सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक। जी रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत मुबारक आपको भी। और कैसे गुजरे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा कराची में मौसम बहुत अच्छा है। आज थोड़ी सी गर्मी थी,
थोड़ी दोपहर के टाइम पे, बट ओवरऑल इट्स वेरी गुड क्योंकि बहुत अच्छी हवा है, ठंडा मौसम है, बहुत गर्मी नहीं है, बहुत सर्दी भी नहीं है, तो इन बिटवीन स्प्रिंग्स चल रहा है, तो एक्चुअल स्प्रिंग आ गया है। एक्चुअल स्प्रिंग आ गया है, तो बहुत अच्छा मौसम है। बारिश हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, अभी तक बारिश हुई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब बात कर रहे हैं रमज़ान की और अच्छे मौसम की, तो ऑब्वियसली इफ्तार जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, हमारे सहरी के टाइमिंग्स बड़े अच्छे हो जाते हैं। सो जो हम आउटिंग्स वगैरह पे जा रहे होते हैं लोग, क्योंकि कराची वालों के पास इसके अलावा कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कुछ और है नहीं करने को, सो जब हम जा रहे होते हैं तो वो अच्छा लगता है कि आउटडोर हमारी सिटिंग अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। मैं अभी सोच रही थी कि पिछले 3-4 साल पहले हीट स्ट्रोक में रमज़ान आए थे, तो इतनी बुरा हाल था कि किचन में काम भी करने का आपका मूड नहीं होता था, और फिर उसके अलावा खाना खाने का भी, रोज़ा खोलने के टाइम से भी होता था कि आप पानी पी लें और कुछ ड्रिंक्स ले लें या कुछ इस तरह कर लें, ठंडा ले लें, तो आपको कुछ खाने का भी दिल नहीं होता था, मूड नहीं हो रहा होता था कि आप कुछ खाएं। और फिर लोग इतने बीमार हो रहे थे और इतने लोग मर भी गए थे रमज़ानों के अंदर, इतनी डेथ्स हुई थी। और इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि वो कंपनसेट हो गया है, मौसम कंपनसेट हो गया है, खाने का भी दिल कर रहा है, जाने का भी दिल कर रहा है। आगे भी जो रमज़ान आ रहे हैं वो भी अच्छे मौसम में आ रहे हैं, तो काफ़ी रिलीफ है हमें, काफ़ी रिलीफ सोच कर भी। तो डॉक्टर सना, जब आपकी बात करते हैं कि बीइंग अ डेंटिस्ट एंड बीइंग स्पेशलाइज्ड ऑर्थोडोंटिस्ट, कितनी इम्पोर्टेंस है ओरल हेल्थ की, ओरल हाइजीन की हमारी लाइफ में? ओरल हाइजीन की इम्पोर्टेंस ऐसे ही है जैसे कि हम नॉर्मली अपने आप को, मतलब रोज़ाना हम वज़ू करते हैं, नहाते हैं, या समझे हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो मुंह है वो ओवरऑल हमारी बॉडी का गेटवे है, सही। हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम हाइजीनिक फूड लें, साफ़ सुथरा खाना खाएं ताकि हमारा पेट ख़राब ना हो। हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हमारी जहाँ मुंह की बात होती है उसको हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिकली हर चीज़ मुंह से गुजर के अंदर जा रही होती है। एक तो चीज़ का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे, दूसरी हमारे मुंह का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर हम साफ़ खाना खा भी रहे हैं तो उससे हमें नुकसान ना हो। लेकिन हम लोग खाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर दांतों पे गंदगी जमी हुई है, मैल है, दांत साफ़ नहीं है, तो वहाँ पे बैक्टीरियाज़ बनना शुरू हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया आपके फूड में भी आपके साथ जा रहे होते हैं और आपके मसूड़ों को और दांतों को भी ख़राब कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि आपका जो बेसिकली माउथ है उसकी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोला गया कि मिसवाक भी इस्तेमाल करो। अब जाहिर सी बात है, जिस ज़माने में मिसवाक की बात थी वहाँ ब्रश तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, निकला ही नहीं था ब्रश। तो एक तरीके से मिसवाक भी एक तरीके का जैसे ब्रश, आप इसको टूथ ब्रश ही कह सकते हैं। तो इसीलिए उसको किया गया है कि ताकि आप अपने दांतों को अच्छी तरीके से क्लीन करें। ऐसा ना हो कि बस आप खा रहे हैं। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है वो सिर्फ खाते हैं और वो हफ्तों में भी कभी दांत साफ़ करते होंगे, हफ्तों में दांत साफ़ करते होंगे। कहते हैं इसकी ज़रूरत क्या है, दांत क्लीन करने की ज़रूरत क्या है? तो दांत क्लीन करने की ऐसी ज़रूरत है जैसे कि हम जहाँ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उसकी सफाई की ज़रूरत होती है। हम गंदी जगह पे कभी भी नहीं बैठेंगे, या हम ख़राब जगह को कभी भी प्रेफर नहीं करते कि हम यहाँ पे खाना खाएं या हम बैठें या हम अपना घर भी साफ़ रखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है कि आप अपना पहले मुँह की सफाई रखें और फिर आप ओवरऑल अपनी बॉडी की क्लीनिंग रखें। इसमें आपके बाल हैं, आपके नेल्स हैं, आपकी आँखें, आपके कान हैं, इन सारी चीज़ें आपकी मैंडेटरी हैं कि आप इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। एग्जैक्टली। अच्छा, जो हम बात करते हैं टूल्स की, जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे आपने मिसवाक का जिक्र किया, तो मिसवाक के अलावा जो है हम टूथ ब्रशेस वगैरह आजकल इस्तेमाल में आते हैं। एक तो ये चीज़ कि वो टूथ ब्रशेस को कितनी जल्दी रिप्लेस हमें करना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये कि जो अदर टूल्स हैं लाइक टूथ पिक्स हम यूज़ कर लेते हैं या हम फ्लॉस यूज़ कर लेते हैं, उसको कितना हम फ्रिक्वेंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए, टूथब्रश जो है वैसे रिकमेंडेड ये होता है कि 2 मंथ्स के अंदर आप उसको डिस्कार्ड कर दें, 2 to 3 मंथ्स उसको डिस्कार्ड कर दें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप 1.5 मंथ में ही उसको आप डिस्कार्ड कर दें। उससे फिर आप घर का कोई और काम कर लें, लेकिन आप उसको दांतों पे इस्तेमाल ना करें। बेसिकली क्या होता है, हमारे हर ब्रश के अंदर ब्रिस्टल्स होते हैं, यानी इनके धागे होते हैं। आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज बोलेंगे धागे होते हैं। उनकी एक फ्रीक्वेंसी, एक यूज़ करने की एक सलाहियत होती है, जो कि एक सर्टेन टाइम के ऊपर वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो सलाहियत से पहले ही आप उसको मतलब फेंक दें। अगर आप उसको यूज़ करे जा रहे हैं तो क्या होगा, ब्रश का तो उसका जो ब्रिस्टल्स है वो तो डैमेज हो चुका है।
अब वो सिर्फ आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं दांत क्लीन कर रहा हूँ, लेकिन दांत उससे क्लीन नहीं होंगे, क्योंकि क्लीनिंग की उसकी एक कैपेसिटी है कि वो इस हद तक क्लीन कर सकता है। तो वो जो क्लीनिंग कैपेसिटी उसकी 1.5 मंथ में ख़त्म हो जाती है। और चाहे वो आप कोई भी टूथब्रश लें, आप महंगा ब्रश लें, सस्ता ब्रश लें या कुछ भी लें, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हम बहुत महंगा ब्रश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस पर भी उनके दांत साफ़ नहीं होते हैं। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत महंगी चीज़ इस्तेमाल करें और आपके दांत उससे क्लीन हो रहे हैं। बेसिकली आप एक नॉर्मल टूथब्रश इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी क्लीनिंग जो तरीका है सफाई करने का वो सही होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो इतने सोशल मीडिया पेजेस हैं और इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियोज़ हैं, आपको हर जगह पता चल जाता है कि ब्रश करने का सही तरीका। एक ज़माना वो था जहाँ हम स्कूल्स में जाके बच्चों को सिखा रहे होते थे कि आपने ऐसे दांत ब्रश करने हैं, आपने ऊपर नीचे दांतों पे ब्रश नहीं मारना, आपने टंग को ऐसे क्लीन करना है, या आपने जो है वो माउथ वॉश किस तरह इस्तेमाल करना है। तो अब तो हर चीज़ जो है आपको फ़ोन पे आप बैठे और आपको हर चीज़ मिल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप अच्छी तरीके से देखें कि ब्रशिंग कैसे। और आपके यहाँ कोई बच्चा है छोटा 1.5 ईयर का, उसको वहाँ से हैबिचुअल करें ब्रशिंग के लिए, उसको सही तरीका वहाँ से सिखाएं, क्योंकि जब वो 1.5 ईयर में सीखना स्टार्ट करेगा, 2 से 3 साल में उसकी जो आदत है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो चेंज नहीं होगी, और थ्रू आउट दी लाइफ जो है वो उसी चीज़ को प्रैक्टिस करेगा। तो मैं यही कहती हूँ पेरेंट्स को कि जब बच्चों के दांत आना शुरू हैं 6 महीने से, आप बच्चे के हाथ में ब्रश दे दें। अब देखो छोटे बच्चों के प्लास्टिक के सिलिकॉन के टूथब्रशेस आते हैं, वो क्यूट से, तो वो उससे खेलते भी हैं और वो उससे जो है ना वो अपना, उनको इरिटेशन भी हो रही होती है, टीथ आ रहे होते हैं, इरिटेशन भी हो रही होती है, वो इरिटेशन को भी कवर कर रहे होते हैं। तो वो उनके हाथ में दें और खुद खड़े हों। जब वो 1 साल के हों तो आप भी खड़े हों और वो भी खड़े हों और साथ मिलके ना टूथ ब्रशिंग एक्टिविटी करें, ताकि उनकी हैबिट डेवलप हो। 1.5 ईयर to 2 ईयर्स तक वो बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है और ये हमें करना है। अच्छा, अब आपने कहा टूथपिक और फ्लॉसिंग की बात। टूथपिक तो मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, नेवर। टूथपिक से आपके दांतों के जो स्पेसेस हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। और मैं हर शो में, ज़्यादातर मैं जिस भी शो में जाती हूँ वहाँ पे लोगों को यही बताती हूँ कि टूथपिक इस्तेमाल ना करें। टूथपिक से अगर आपके दांत में कोई भी मतलब दांतों के बीच में कोई खला है, नॉर्मली आप बोलते हैं खला, अगर है तो वो आप जितना टूथपिक उधर डालेंगे वो उतना खला जो है ना वो बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसे का दांतों के बीच में एक अच्छा खासा स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और फिर खाना और फंसेगा। आप जो भी चीज़ खाएंगे वहाँ जाके फंसेगी वो और उसको ख़राब करेगी, दांत भी डैमेज होगा, फिर कैविटीज़ भी होंगी, फिर उसके और बहुत सारे जो है ना चीज़ें, कंडीशंस हो सकती हैं। अब रह गई फ्लॉसिंग की बात, तो फ्लॉस जो है एक तो सही होना चाहिए। फ्लॉस शुड बी फ्लॉस, नॉट लाइक घर का धागा या यू नो समथिंग लाइक दैट। लोग ऐसी चीज़ें भी यूज़ करते हैं जो थोड़े से ओल्ड स्कूल लोग हैं, उनके पास आपने देखा होगा उनके बैग्स के अंदर धागे रखे होते हैं क्लीनिंग के लिए। तो इट शुड बी नॉट लाइक दैट। आपके पास जो है नायलॉन कोटेड, वैक्स कोटेड, आपके पास प्रोफेशनल यूज़ फ्लॉस होना चाहिए जो कि बेसिकली फ्लॉस है। अच्छा, अब उसको यूज़ करना भी ऐसा है कि उसकी सर्टन टेक्निक है यूज़ करने की, आप उस टेक्निक पे यूज़ करें। और अगर आप ब्रशिंग से ही कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ लाइक यू नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग द फ्लॉस। तो वहाँ पे अगर आप अच्छी तरह ब्रश करते हैं तो फ्लॉस यूज़ करने की रिक्वायरमेंट तो वैसे ही आपकी नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे दांतों में कुछ स्पेसेस हैं और यहाँ पे मेरे फूड इम्पेक्शन या खाना फंस रहा है या कोई इशू हो रहा है, देन यू कैन यूज़ फ्लॉस। फ्लॉस का छोटा सा पीस लें, उसको रैप करें और उसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने मार्केट में देखे होंगे कुछ फ्लॉसेस होते हैं, एक स्टिक होती है और उसके आगे एक छोटा सा थ्रेड लगा हुआ होता है, वो बड़ा इजी एंड कन्वीनियंट है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास रखें एंड व्हेनेवर आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ फंस गया है तो वहाँ आप यूज़ करके निकाल सकते हैं। बट इसको हैबिट ना बनाएं। फ्लॉसिंग की मैं वर्ल्ड वाइड इसको रिकमेंड किया जाता है, लेकिन पर्सनली मैंने देखा है लोगों को कि जो बहुत ओवर फ्लॉसिंग करते हैं उनके दांत भी और मसूड़े भी ख़राब होते हैं। सो ब्रश, सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश इस्तेमाल करें। नैनो, अब तो ब्रिस्टल्स आ रहे हैं, नैनो ब्रिस्टल्स ब्रशेस, इतने नैनो ब्रिस्टल्स हैं कि वो ईजली इन बिटवीन द टीथ वो जाते हैं और उसको क्लीन कर रहे होते हैं। अदरवाइज 6 मंथ में एक दफ़ा दांतों की प्रॉपर प्रोफेशनल क्लीनिंग ज़रूर कराएं, दैट इज़ मस्ट, वो होनी चाहिए।
6 मंथ में कराएं, 1 ईयर में कराएं, बट यू हैव टू डू दैट स्केलिंग। सो उससे आपके दांतों की और मसूड़ों की जो हेल्थ है वो इंक्रीज हो जाती है, टाइम इंक्रीज हो जाता है। कि आपको पता है एक सर्टन एज पे जाके आपके दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप उसको बचाना चाहते हैं कि मेरे दांत थ्रू आउट माई लाइफ वो सही रहें, सो आपको चाहिए कि 1 साल में या 6 महीने में एक दफ़ा आप अपने दांतों की ज़रूर क्लीनिंग कराएं। ओके, अच्छा हम बात करते हैं अब आपके बीइंग ऑर्थोडोंटिस्ट। So what are the latest trends that we have these days? Okay, actually I'm not orthodontist, but my specialty is ortho. I'm a diploma in ortho. Okay. So latest trend in ortho is aligners. अभी ऐसा है कि ब्रेसेस itself, ब्रेसेस का बहुत ज़्यादा रोल है, अभी भी है और रहेगा हमेशा। ब्रेसेस को कोई भी अभी तक कोई कंपनसेट नहीं कर सकता। अच्छा, एक तो थे कि जो पहले ब्रेसेस यूज होते थे, अब कुछ इनविजिबल भी आ गए। That's I'm telling कि अलाइनर्स, इनविजिबल ब्रेसेस अलाइनर्स जो होते हैं, आपको बहुत माइनर चेंजेस करनी है दांतों में। दांत थोड़े से आगे पीछे थे और हम चाहते हैं कि कोई देखे भी ना कि मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं और मेरी स्माइल कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, या मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ पे मुझे पब्लिक डीलिंग करनी है और वहाँ पे मैं नहीं चाहती कि, या मैं नहीं चाहता कि लोग देखें कि मैंने मेटल ब्रेसेस लगाए हुए हैं। तो वहाँ पे मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ गो फॉर अलाइनर्स। बहुत अच्छा है, ना आपको खाना फंसेगा, ना आपको इरिटेशन होगी, ना आपके कभी के कुछ कट्स लग जाते हैं। ब्रेसेस लगाने से अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं उनके कभी लिप्स पे कट आ गया, कभी टंग पे कट आ गया, तो आपके कट्स नहीं लगेंगे। और दूसरा क्या होता है कि आप इजीली फूड मतलब खा पी सकते हैं, आपको बोलने में इशू नहीं होगा, बात करने में इशू नहीं होगा, दिखने में इशू नहीं होगा। तो इन सिनेरियोज़ के अंदर अलाइनर्स आर वेरी गुड, बट अलाइनर्स की सर्टन लिमिटेशंस हैं। ये बहुत ही माइनर केसेस में जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा मेल अलाइनमेंट है, आगे पीछे दांत हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, ऊपर नीचे हैं, तो वहाँ पे अलाइनर्स काम करते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपने देखा कुछ लोगों में तो बहुत माइनर से इश्यूज़ होते हैं, वो कवर हो जाते। कुछ लोगों के बहुत दांत आगे पीछे होते हैं, आगे भी दांत हैं और दांतों के पीछे भी दांत हैं, सही है, या आपके केनाइंस हैं वो बहुत ऊपर की साइड पर हैं, जब आप स्माइल करते हैं तो केनाइंस दिख रहे हैं, या कभी कभी कुछ दांत होते हैं इम्पैक्टेड होते हैं, यानी वो बाहर ही नहीं आए हैं, उनको जगह नहीं मिली आने की, तो वो अंदर रह गए। इन दैट केसेस अभी भी मैं मेरी प्रैक्टिस में मैंने अभी भी ये देखा है कि ब्रेसेस जो हैं दे गो वेरी वेल। तो आप जो है वो ब्रेसेस कराएं, बट ठीक है माइनर इश्यूज़ हैं, गो फॉर अलाइनर्स, वेरी कन्वीनियंट। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है कि जी आप जो है ब्रेसेस लगा लें। अच्छा, वो ब्रेसेस का ये है कि जब ब्रेसेस उन्होंने लगा लिया उनके टीथ अलाइन भी हो गए, बट बाय द टाइम दे ग्रो अप और उनके जो है विजडम टूथ निकलते हैं तो फिर जो है अलाइनमेंट आगे पीछे हो जाती है। हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द बेस्ट एज टू हैव द ब्रेसेस और द अलाइनर्स? मैंने यंग एज में भी किए हैं ब्रेसेस के केसेस, लेकिन उसमें आप जैसे विजडम की बात कर रहे हैं तो उन केसेस में ज़्यादातर मैं उनसे कहती हूँ कि फॉलो अप्स करें, आप फॉलो अप्स कराते रहें, और जहाँ हमें लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंस आ रहा है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको बोलूँ कि विजडम्स को रिमूव करा दें। तो वैसे ही दे आर एक्स्ट्रा, तो वैसे ही वो बाद में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, कभी इन्फेक्शन हो जाएगी, कभी स्वेलिंग करा देंगे, कुछ ना कुछ इशू रहेगा। वैसे ब्रेसेस के लिए 12 साल से 13 साल से लेके और अब तो आप 40 ईयर्स तक ब्रेसेस लगा सकते हैं। पहले एक रिकमेंडेड टाइम होता था कि आप 14-15 से लेके जो है ना वो 25 तक आप ब्रेसेस करेंगे, नॉट 25 के बाद नहीं करेंगे। लेकिन इस टाइम पे जो पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास वो 25 तक तो यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ने और कमाने में लगे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे 28-30 के बाद दे गेट सेटल्ड, सही है। और ब्रेसेस इट्सेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। तो ज़्यादातर मैंने देखा है मेरे पास जो पेशेंट आते हैं या तो वो बहुत यंग हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत यंग हैं और उनको इतना पता है कि हाँ ये बच्चों के आगे जाके दांत ख़राब हो जाएंगे, या फिर वो लोग हैं कि जो लोग 30 से अबव हैं, बिकॉज नाउ दे आर अर्निंग, दे कैन अफोर्ड, तो उनको और फिर उनको ख्याल आता है कि मेरे दांत बहुत ख़राब हैं और मैं दांत सही करा लूँ। इवन उसमें भी सक्सेसफुल केसेस हुए हैं। स्माइल है कॉम्प्रोमाइज होती है उनकी, तो स्माइल कॉम्प्रोमाइज, जी स्माइल कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, किसी का कोई शादी का इशू होता है, किसी का जॉब का इशू होता है, किसी को वैसे ही इश्यूज होते हैं। तो ज़्यादातर लोग 30 to 40 के बीच में उनको ख्याल आता है कि मेरे दांत ख़राब हैं, नाउ आई हैव टू चेंज माई स्माइल। तो वहाँ पर भी केसेस हम करते हैं
और सक्सेसफुल केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये होता है कि ड्यूरेशन, अगर नॉर्मली ब्रेसेस लगाने में हमारे 1 ईयर्स में दांत अलाइन हो जाते हैं, तो एज अगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो अलाइनमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो है उसमें मेल अलाइनमेंट, मतलब हम जल्दी अगर ब्रेसेस निकाल देंगे तो ऑब्वियसली फिर से दोबारा मेल अलाइनमेंट होने के चांसेस होते हैं कि दांत दोबारा आगे पीछे हो गए। लेकिन यूजुअली हम यही कहते हैं कि भाई अगर आपकी एज ज़्यादा है तो कम से कम 1 से 1.5 साल आप ब्रेसेस लगाएं। उसके बाद आपका रिटेंशन वाला जो पार्ट शुरू होता है, जहाँ पे हम रिटेनर्स लगा देते हैं, सिंगल वायर रिटेनर। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहीं आप पार्टी में बैठे हुए उनके मुंह में लगा हो तो निकाल के फिर खाना खा रहे होते हैं। तो रिटेनर्स जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम ब्रेसेस से दांत तो सीधे कर देते हैं, पोजीशन में लेके आ जाते हैं, लेकिन उसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए देन वी हैव टू हैव रिटेनर्स। ये वो वाली बात है कि एक्सरसाइज करके हम पतले तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम प्रोलॉन्ग नहीं ले जा सकते क्योंकि हम डाइट फॉलो नहीं करते, हम एक्सरसाइज रूटीन फॉलो नहीं करते। हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं और उसके बाद फिर से वो चीज़ें, हमारी बॉडी अपने साइजेस को चेंज कर देती है। बिल्कुल ऐसे। तो रिटेनर्स भी ऐसी है कि वंस आपने पूरे ब्रेसेस कर लिए एंड देन आपको वहाँ पे अपने आप को स्टक कर देना है कि बस जो मैंने चेंजेस किए हैं ये वहीं पे आके स्टॉप हो जाए। ओके। अच्छा, जब हम अपने दांतों की बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी हमारे विटामिन्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं जो हमें डेली इंटेक अपना लेना चाहिए या रेगुलर इंटेक उनका लेना चाहिए टू हैव, मतलब इनको रिटेन करने के लिए हमें लंबा टाइम मिल जाए? देखिए, इनको रिटेन, अगर हम दांतों की रिटेंशन की बात करें तो डेवलपमेंटल एज से, यानी कि ये वो एज है जो कि बेबी अभी हुआ ही नहीं है, सही है, वहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, राइट, सही है, वहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। अभी जो है वो मदर जो है अगर उसकी डाइट अच्छी नहीं है, baby is still in the womb, तो आप वहीं से देखें, तो वहाँ से आपको अपनी टेक केयर करना स्टार्ट करनी है, नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर किड्स। तो अगर तो वहाँ पे न्यूट्रिशन का इशू है तो फिर बच्चों के दांत भी खराब होंगे, उनकी हेल्थ भी खराब होगी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर मदर की आयरन ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चों की आयरन ठीक नहीं होगी। अब दांतों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर उनका कैल्शियम और विटामिन D3 अगर मदर का ठीक नहीं है तो दांत और आपकी जो बोन्स हैं वो कैल्शियम से बनती हैं और कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करता है विटामिन D3। ओके। अगर हम वैसे ही दूध पीते रह रहे हैं और हम एग्स खाते रह रहे हैं और हमारे पास एडिक्वेट किस्म का, मतलब बॉडी में विटामिन D3 नहीं है, तो आपका वो कैल्शियम जो आप ले रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। वो वेस्ट हो रहा है, आप मतलब न्यूट्रिशन भी वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका विटामिन D3 मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जब 3rd मंथ हो या 2nd मंथ हो, आपने वहाँ से अपना एक टेस्ट ज़रूर कराना है विटामिन D3 का और सीरम कैल्शियम का। ओके। तो आपको पता चलेगा मेरे पास विटामिन D3 की डेफिशिएंसी तो नहीं है या मुझे कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने कोशिश करें कि अपने इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करें। कैल्शियम तो हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट दे देती हैं, डॉक्टर्स ज़्यादातर आयरन और कैल्शियम देते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर विटामिन D3 नहीं है बॉडी के अंदर तो कैल्शियम तो स्टोर ही नहीं हो रहा, तो आपके अंदर स्टोर नहीं हो रहा तो आपके बच्चे में कहाँ से स्टोर होगा? बिल्कुल, वो भी नहीं होगा। बच्चा तो वैसे भी आपकी फीडिंग पे है, वो अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर लेगा थ्रू यू, कंप्लीट कर रहा है। डेफिशिएंसी जो है वो आप ही में रह जाती है। हाँ, अच्छा, अब क्या होगा, डेफिशिएंसी दोनों में होगी, मदर में भी होगी और बच्चे में। मेरे पास अक्सर ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चा जो है वो 1-1.5 साल का है, 1.5 साल का, और उसके दांत टूट रहे हैं। 1.5 साल के बच्चे के अभी दांत निकले हैं और वो टूटना शुरू हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले ना एक बड़ी अच्छी, मतलब अभी भी मैं एक लैब के साथ काम करती हूँ, सही है, वेरी रिनॉन्ड लैब। तो मैंने वहाँ पे, मेरा एक्सपीरियंस रहा 8 to 9 ईयर्स का लैब के साथ काम करती हूँ। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे केसेस को स्टडी किया, कुछ में रिसर्च भी की। तो जब ऐसे पेशेंट्स आते थे और हम उनको ना लैब टेस्ट कराते थे, बच्चे का देख के मदर का लैब टेस्ट कराते थे, तो पता ये चलता था कि मदर में विटामिन D की भी डेफिशिएंसी है और कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी है। 1.5 साल के बच्चे के दांत सोचें अभी निकले हैं और वो टूट रहे हैं बिना कोई रीज़न नहीं है। अगर चलें वो दूध में चीनी भी पी रहा है तब भी दांत इतनी जल्दी टूटता नहीं है। टीथ के अंदर एक नेचुरल फाइटिंग मैकेनिज्म होता है जो वो कुछ हद तक फाइट करेगा। तो वहाँ पे जब भी हम टेस्ट कराते थे तो ये एक इशू आता था। और फिर हम जब उनके 9 मंथ्स के रिकॉर्ड्स चेक करते थे कि लास्ट 9 मंथ्स में जब आप बेबी को कंसीव कर रहे थे उस टाइम पे आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी, वो बोलते हैं जी डॉक्टर साहब हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी।
अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी तो ऑब्वियसली विटामिन D3 की भी डेफिशिएंसी थी, तो स्टोरेज तो आपकी बॉडी में हुआ नहीं है। जब आपकी बॉडी में नहीं हुआ तो बच्चे में स्टोर नहीं हुआ। अब बच्चा दांत बनाने की एज पे जब आया तो वो दांत ही इतने खोखले किस्म के दांत हैं, ब्रिटल हैं कि वो कुछ भी खाएगा वो टूट जाएंगे। अब वो अगर टूट रहे हैं तो ये इसके दूध के दांत हैं। 6 साल के बाद इसके परमानेंट टूथ्स आने का टाइम है। तो समझे जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट होती है मदर के 9 मंथ्स के ड्यूरेशन से। आपको वहाँ से बच्चे की दांतों की केयर करनी है, बच्चे की दांतों की और उसकी बोन्स की। और कभी कभी ऐसा होता है जब मैं ये देखती हूँ ना कि जब उसके दांत इतने ब्रिटल हैं तो फिर बच्चे की फिर आप बोन्स का आप आइडिया करें कि वो फिर कितने ब्रिटल होंगे। और आपने देखा होगा बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है रिकेट्स की, एक प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं रिकेट डिजीज। उसमें बच्चा जो है ना वो उसकी जो वो जब चल रहा होगा उसकी जो लेग्स होती हैं वो ऐसी इनसाइड मूव कर रहे होते हैं, या अगर वो थोड़ा सा भी गिरेगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा उसको। उन्हीं बच्चों में दांतों के भी फ्रैक्चर हो रहे होंगे और हड्डियों के भी फ्रैक्चर हो रहे होंगे। अच्छा, ये डिजीज वैसे जेनेटिक्स भी होती है? जेनेटिक्स नहीं, रिकेट्स बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है और वो ज़्यादातर आती है मदर से आती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी थी बच्चे में, कैल्शियम डेफिशिएंसी थी तो उसमें जब हम दोनों के टेस्ट कराते हैं तो दोनों में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। अब 9 मंथ्स के बाद जो फीडिंग टाइम में आती हैं उस टाइम भी अगर ये है, और उस टाइम दोनों को इक्वल कैल्शियम चाहिए, मदर को भी चाहिए बेबी को भी चाहिए। अगर वो बेबी को दे रहे हैं कैल्शियम और मदर को नहीं है तो वो भी एक इशू है, तो उनकी हड्डियां खराब हो जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। आपके जो मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि बच्चे की सारी मिनरल्स उसकी मॉम से आ रही होती है तो यहाँ पे उनकी जो मॉम है उनको अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। सो कमिंग टू यू, तो अगर हम आपसे पूछें कि बीइंग अ डेंटिस्ट आपने ये कैसे सोचा कि यू वांट टू बी अ डेंटिस्ट? कैसे सोचा? अच्छा, ओके, एक्चुअली कैसे बेसिकली मैं अब तो डेंटिस्ट्री की फील्ड में हूँ, बट बिफोर दैट जब मैं नहीं मतलब मैं प्लान करी थी कि मुझे कहाँ किस तरफ जाना है, मेरी सिस्टर जो है शी इज़ अ डेंटिस्ट, और मेरी मदर जो है शी इज़ अ हर्बलिस्ट। अच्छा, अब जो है वो हम उन फैमिलीज में से थे कि जहाँ पे देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू बिकम अ डॉक्टर। You have to become a doctor. You have to become a doctor because your mother is a doctor, your sister is a doctor, and your मेरी कुछ फैमिली में भी कुछ और मेरे cousins हैं, they are a doctors. मेरे friends हैं, they are a doctors. मेरे school friends हैं, they are a doctors. तो हर कोई एक अपनी individual, मेरे school friends they are in very different fields. कोई न्यूरो के अंदर डॉक्टर है, एक कैंसर रिसर्च में डॉक्टर है, एक जर्नल फिजिशियन है, तो वो सारा डॉक्टर एनवायरनमेंट। तो फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और आई थिंक अगर मैं अपने ड्यूरेशन में जाऊँ आज से 15 साल पहले,
वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, जो कि सबसे एक्साइटिंग हमारा सेगमेंट होता है। उसमें हमें रोज़ नई रेसिपी मिलती है। तो आज देखते हैं कि आज हमारे शेफ़ हमारे लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मिस ज़ोफ़िशा। दिस इज़ शेफ़ अमर अली और मैं मास्टर क्लास पाकिस्तान में करने वाली स्टूडेंट हूँ। और आज हम दोबारा आपके सामने हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ, जो कि एक इटालियन क्यूज़ीन का पार्ट है और उसका नाम है पास्ता आलियो ए ओलियो। अच्छा, वैसे ये प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसको हम लिखते हैं थोड़ा सा ऐसे हैं कि AGLIO, फिर E, फिर OLIO। तो पास्ता आलियो ए ओलियो इसका मतलब नाम है। तो कुछ लोगों को बोलने में मुश्किल होती है, लेकिन ये खाने में बहुत अच्छा है और बहुत इजी है इसको बनाना। ये ऐसे गार्लिक बेस्ड जो है वो पास्ता है और ये स्पैगेटीज़ होती हैं बेसिकली। आप जैसे मैंने पिछली जो मेरी रेसिपी थी एक पास्ता की, आप लोगों ने अगर देखी हो तो वो हेल्दी पास्ता था। उसमें मैंने ऑप्शंस दिए थे कि आप इसमें ये वाला पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें ये वाला पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ स्पैगेटी जो हमारी होती है वो यूज़ होती है। इसमें आप फेटिशिनी भी यूज़ नहीं कर सकते। जो बेसिक स्पैगेटी हमारी होती है वो आप इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, ये वैसे हमें मास्टर क्लास में ही सिखाया गया था बनाना, लेकिन मुझे पहले से आता था कि मुझे कुकिंग का शौक़ था और मैं फूडी भी हूँ। लगता नहीं है देखने से, लेकिन मैं हूँ फूडी। मुझे बहुत शौक़ है खाने पीने का। मतलब बस कुछ भी हो अच्छा हो खा लूँगी मैं। मीठे के अलावा मीठा इतना नहीं खाती, लेकिन जैसे चटपटा खाना हो गया या नॉर्मल जो होता है बैलेंस टेस्ट का, वो मैं बहुत शौक़ से खाना खाती हूँ। तो ये हमने मास्टर क्लास में सीखा था। हमारी मतलब पास्ता की क्लास सब एक साथ हुई थी, हमने स्क्रैच से बनाया था। उसके बाद से मुझे मैं स्क्रैच से ही पास्ता घर में भी जब बनाना होता है तो स्क्रैच से ही बना के यूज़ करती हूँ। बहुत इजी होता है स्क्रैच से बनाना भी। मार्केट के बनस्बत हमें सस्ता भी पड़ता है, एक मतलब बजट में आ जाता है, और दूसरा एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है, मज़ा भी आता है करने में। और फिर जब वो उसका जो एंड रिज़ल्ट आता है, जो उसका आउटकम आता है वो अच्छा आता है ना, तो वो बहुत फिर आपको ना अच्छा लगता है। और मैं अब जो है ना वो पास्ता एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। मतलब हमारा जब एग्ज़ाम हुआ था अभी रिसेंटली, मिड हुआ था हमारा, तो उसमें मेरा पास्ता बहुत अच्छा बना था। मतलब जो हमारे शेफ़ थे जो मतलब चेक कर रहे थे, फूड टेस्टिंग कर रहे थे, उनको भी हमारा पास्ता बहुत अच्छा लगा। कहते हैं बिल्कुल बैलेंस्ड आप लोगों का पास्ता है, बहुत अच्छे से बना हुआ है, बहुत अच्छी इसकी मेकिंग है, बहुत अच्छी इसकी बॉयलिंग है। और फिर पास्ता का टेस्ट भी उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो मैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ नहीं करती अपनी डिश में। जैसे लोग चिकन पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं और उसके अलावा 10 चीज़ें यूज़ करते हैं। MSG काफ़ी यूज़ होता है, तो मैं प्रेफर नहीं करती उसको कि मैं कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर डालूँ। डिश का जो अपना टेस्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो जाता है उससे। एक मतलब एक अच्छा आ जाता है चिकन फ्लेवर से, बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हांस होता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो डिश का टेस्ट ख़राब कर देता है। दूसरा जो मसाले वो होता है ना, जो पैकेजिंग वाले जो मसाले होते हैं, मैं वो भी यूज़ नहीं करती। क्योंकि एक तो हम शेफ़्स हैं जो घर में वही यूज़ करते, जैसे बिरयानी बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं, हांडी बना रहे हैं, तो फिर हम वही यूज़ करते थे। लेकिन अब जब से मतलब मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैं शेफ़ बन रही हूँ, तो मुझे जो है ना वो एक अपने ऊपर वो होता है कि यार मैं शेफ़ होकर ये कैसे यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं फिर अब नहीं यूज़ करती अल्हम्दुलिल्लाह। अपने खुद ही मसाला घर में खुद ही अपना कढ़ाई मसाला का पूरा बनाया हुआ है, घर में अपना पूरा हांडी मसाला बनाया हुआ है। अगर इंशाल्लाह आगे मुझे मौका मिला तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी वो। और फिर दुआ कीजिएगा आप लोग कि मुझे आगे भी मतलब ऑन स्क्रीन आने का मौका मिला, तो फिर मैं सारी रेसिपी जितनी मेरे पास है ना, मैं सारा ख़जाना आप लोगों के हाथ में दे दूँगी अपना। तो हम अपनी रेसिपी पे आते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजीली आप खा सकते हैं इसको। और जो हम लोग जितनी ग्रॉसरी की है, जितना भी हमें जो है मतलब मटेरियल मिला है, चाहे वो स्पैगेटी हो, चाहे इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, या अब तक हम जितनी रेसिपीज़ बना चुके हैं उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमें नाइस मार्ट ने स्पॉन्सर किए। और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है नाइस मार्ट के साथ। मतलब काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस भी थे, काफ़ी डिस्काउंट्स भी थे, और स्टाफ इनका काफ़ी मतलब ईज़ी गोइंग था, और हमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परचेजिंग करने में। और जो उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया उसमें भी थैंक यू सो मच नाइस मार्ट। और इतनी अच्छी क्वालिटी बरकरार रखें हमारी, ताकि आपके कस्टमर्स, मैं तो परमानेंट कस्टमर हूँ इनकी, तो आपके कस्टमर्स ऐसे ही इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके कस्टमर्स बढ़ें। तो अपनी रेसिपी पे आते हैं। तो बहुत ईजी रेसिपी है। जैसे नॉर्मल पास्ता का लोगों को सुन के ही होता है कि भाई बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसमें क्रीम डलेगी और इसमें दूध डलेगा, इसमें फ्लावर डलेगा। थोड़ा सा हेल्दी थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा इसका स्पाइस लेवल ज़्यादा होता है, तो जो लोग स्पाइस लवर है ना उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आज जो आप लोगों को बनाने सिखाऊंगी वो बेसिक पास्ता सिखाऊंगी, बेसिक पास्ता आलियो। लेकिन इसमें जो है आप थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंजेस भी कर सकते हैं। इसको चिकन के पीस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चिकन फिले के साथ। आप चाहें तो इसके साथ ही एक अलग से जो है वो चीज़ जो हम इसमें यूज़ करें उसका आप सॉस बना लें।
या उसी की आप चिकन बना लें, मतलब उसको आप ग्रेट करके और उसको चिकन में यूज़ कर लें ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के। वही मैं आपको आगे जो है जब पास्ता की रेसिपी बताऊँगी तो उसके साथ साथ मैं आपको चिकन की रेसिपी बता दूँगी। अच्छा, पास्ता बहुत ईजी है। आपने बॉइलिंग वाटर में सॉल्ट डाला, उसमें आपने ऑयल डाल दिया। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूज़ कर लें, चाहे तो आप जो है वो ऑलिव ऑयल यूज़ करना, चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने इसमें सॉल्ट डाला, पानी बॉइलिंग वाटर मेक श्योर कीजिएगा कि वो वाकई बॉइलिंग वाटर हो, क्योंकि अगर बॉइलिंग वाटर नहीं होता ना तो एक तो पास्ता जो है ना वो हमारा थोड़ा सा अजीब हो जाता है, वो चिपकने लगता है। दूसरा ये है कि वो जो पतीली जो हमारी होती है ना, अगर आप नॉन स्टिक का मतलब पॉट यूज़ करें तब तो ठीक है, अदरवाइज़ जो हमारा पतीली होती है ना वो उसके नीचे पूरा चिपक जाता है वो तो। और दूसरा बॉइलिंग वाटर में होता है कि वो पानी बहुत ज़्यादा सोक कर लेता है या फिर वो अकड़ जाता है पास्ता। तो मेक श्योर ये कीजिएगा, ये एक टिप है, मेक श्योर ये कीजिएगा कि आपका बॉइलिंग वाटर हो, उसमें अपना पास्ता डालें, मतलब सॉल्ट और ऑयल के बाद अपना पास्ता डाल दें। और पास्ता जो स्पैगेटी होती है उसको थोड़ा नहीं करें प्लीज़, वो डायरेक्टली ऐसे ही जाती है, वो जैसे ही आप बॉक्स से निकालें उसको डायरेक्टली ऐसे ही डालें। क्योंकि हम वो पहले होता था जैसे घर में बनती थी, अम्माएँ बना रही होती थी या नानी वगैरह बना या खालाएँ बना रही होती थी, तो वो ऐसे पकड़ के स्पैगेटी को यूँ तोड़ देते थे। और जब हम लोग अब इस फील्ड में आए ना तो वो कहते हैं नहीं ये नहीं किया करो, कि इटली में ख़ास तौर पे इस चीज़ को ना वो लोग गुनाह मानते हैं कि आपने स्पैगेटी को तोड़ के और डाल दिया। वो बहुत ऑफेंड हो जाता है इस चीज़ से कि नहीं भाई इसको तोड़ना नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही जाएगा। तो खैर आप इसमें वो डाल दें, पास्ता आपने अपना स्पैगेटी आपने उसमें डाल दी। अगर तो आप किसी मतलब डब्बे की यूज़ कर रहे हैं तो किसी ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं, वरना आप जो है वो अपना स्क्रैच से ही बना सकते हैं। वो फ्लावर से बनता है, उसको अच्छे से आटे को गूंथते हैं, ऐसे उसको अच्छे से आटे से गूंथ के उसको पील के और उसको आप कट कर लें। मशीन भी आती है उसको कि वो उसको बिल्कुल फ्लैट कर देती है, लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहें तो फिर आप उसको फिर नाइफ से कट करके उसको अच्छे से फ्लावर करके, तो वो आपस में चिपके नहीं, जैसे हरे फ्लावर है वो आपस में चिपकेगा, तो आपस में चिपके नहीं तो आप उसको थोड़ा सा फ्लावर से अलग अलग करके और फिर उसको रख दें और फिर उसको इसी तरह से सेम प्रोसीजर में उसको बॉईल कर लें आप। अच्छा, बॉयल जब आपका पास्ता हो जाए उसके बाद आपने पास्ता को मतलब जैसे छान लेना है, जो आपका सीव होता है, छन्नी जो होती है उसमें आपने छान लेना है। छानने के बाद थोड़ा सा ठंडे पानी में आप डाल दें, वरना उसको वैसे ही मतलब रनिंग वाटर जो होता है, रनिंग वाटर जो आपका होता है नल के नीचे, आपने उसको रखा छन्नी को और ऐसे हाथ से आप उसको करते रहें और वो आपका इतने देर तक आपने करना है कि वो ठंडा हो जाए अच्छे से। और स्पैगेटी को मेक श्योर क्या करें कि ऐसे उठा के जो है ना वो अलग आए ताकि वो आपस में चिपके नहीं। खैर उसके बाद उसको रख दें। एक पॉट में आपने थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाला, अब आपकी मर्ज़ी आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करें, हम लोग प्रेफरली ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है, सही है। वो आपने उसमें ऑयल डाला, आपने गार्लिक बिल्कुल बारीक चॉप करके मतलब यूज़ करना है। चाहे तो आप वैसे चॉप करने में ये होता है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बनस्पत इसके कि आप उसको ग्राइंड कर लो या आप उसको ब्लेंड कर लें या कुछ कर लें, तो आप उसको चॉप कर लें बिल्कुल बारीक बारीक। आप उसमें अपना वो डाल दें, गार्लिक डाल दिया आपने बिल्कुल चॉप, और एक थाई रेड चिलीज़ होती हैं, वो आपने ना बिल्कुल रेड कलर की होती हैं, बिल्कुल पतली और इतनी लंबी उंगली के बराबर, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो आपने उनको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। वो थोड़ी सी तेज़ होती है, मतलब उसमें स्पाइसी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो थाई रेड चिली है, तो थाई फूड से आप लोगों को पता ही होगा कि वो कितना ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो आप अपने स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से, कि मैंने एक दफ़ा घर में बनाया था और बस वो डाल दिया था तो वो बहुत मिर्चें हो गई थी उसमें, और उसमें जितनी भी स्पैगेटी आप ऐड करते रहे वो मज़ीद मिर्च मतलब उसमें बढ़ती जाती है। वो ऐसा नहीं होता कि आपने और उसमें ऐड कर दी स्पैगेटी तो वो कम हो जाएगा, नहीं, वो मज़ीद बढ़, जितना आप उसको ज़्यादा पकाएंगे वो उतना ज़्यादा उसका स्पाइस बढ़ जाता है। खैर आपने अपने टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से जो है उसमें थाई रेड चिलीज़ डाल दी। पार्सले होता है उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके आप पार्सले डाल दें। पार्सले नहीं है आपके पास तो जो हमारा धनिया होता है ना, आप धनिया को चॉप करके डालते हैं, वो उसका अल्टरनेटिव है। आपने उसमें धनिया डाल दिया। अच्छा, जब आप मतलब ये डालेंगे ना थाई रेड चिलीज़, तो वो थोड़ी सी धांस उसकी आती है, तो उसमें आप थोड़े से मतलब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप उसमें डाल दें। इतना नहीं कि वो बिल्कुल वाटरी हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा आप उसमें डालें कि जो उसकी घास है ना वो कम हो जाए, वरना खास के बुरा हाल हो जाएगा और आपका खाना वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आपने उसको अच्छे से मतलब उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करें आप, और उसमें अपना पास्ता डाल दें। पास्ता डाल के पास्ता को अच्छे से मिक्स करना है, चाहे तो वो जो आपका टोंग होता है उससे कर लें, चाहे तो स्पून से कर लें। वो करने के बाद हमारे पास ये पार्मेज़ान चीज़ है, इसको आपने लेना है, चीज़ ग्रेटर आपने लेना है, और उसके ऊपर चाहे तो उसी वक्त कर लें, चाहे तो बनाने के बाद में से उसी वक्त आप करें ना तो वो अच्छा सा वाटरी उसका वो होता है टेक्सचर, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। वरना आप इसको ऐसे लें और इसको आपने सर्विंग के बाद, सर्विंग करते वक्त भी आपने इसको अच्छे से ऐसे इसके ऊपर ग्रेट कर दिया। पार्मेज़ान चीज़ मुझे बहुत पसंद है, इसका पर्सनली जो इसका फ्लेवर होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं घर में एक पार्मेज़ान चीज़ होती है, मतलब पार्मेज़ान चीज़ का चिकन होता है, मैं घर में वो भी बहुत बनाती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, मैंने मास्टर क्लास में सीखा था।
मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एक दफ़ा मैंने कंपटीशन ही बनाया था तो उनको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। तो ये आप कर लें। देखिए, आप देख सकते हैं इसका चीज़ कैसे फ्राई किया। ऐसे आप चाहें तो मेकिंग के वक्त भी कर सकते हैं, चाहे तो आप एंड में भी कर सकते हैं। ऐसे मेकिंग के वक्त करेंगे तो उसका टेस्ट उसके साथ डेवलप हो जाएगा, और फिर एंड में जब आप प्लेटिंग करें तो उस ऊपर से थोड़ी सी थायराइड चिलीज़ आप ऐसे ही स्लाइस करके डाल दें, पार्स डाल दें और ऐसे चीज़ ग्रेट करके डाल दें। तो ये आपका पास्ता आले ओलियो रेडी हो जाएगा। चाहे तो चिकन के साथ सर्व कर दें, जो ब्रेडेड चिकन होता है या ब्रेड क्रम्स वाला, चाहे तो वैसे ही आप चिकन को पैन सेयर करके अपनी मर्ज़ी का मतलब उसमें सीजनिंग करके और उसको सर्व कर दें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। ओवर बैक टू यू मिस ज़ोफ़िशा। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने देखा बड़ी मज़े की रेसिपी बनी है और अब हमारे अफ्तार का भी टाइम हो रहा है। हम चल रहे हैं अपने अफ्तार की तरफ। आप भी अपने अफ्तार की तरफ जाइए और हमें दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ इनाम रमज़ान में।